निर्धनता एक चुनौती में। अब हमारा जो टॉपिक है निर्धनता रेखा। क्या है निर्धनता रेखा? पॉवर्टी लाइन। एक पॉवर्टी के बिलो, निर्धनता रेखा के नीचे कौन आता है पॉवर्टी लाइन के, और पॉवर्टी लाइन के ऊपर अभव कौन आता है? ये दोनों चीजें इसमें है। निर्धन हमारे देश में वो व्यक्ति है जिसकी न्यूनतम आय बहुत कम है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, बेसिक नीड्स जो अपनी पूरी नहीं कर पाता। कौन सी? बेसिक नीड्स जो अपनी पूरी नहीं कर पाता। बेसिक नीड्स क्या होती हैं, या मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? अपना भोजन नहीं जुटा पाता, वो रहने के लिए उसको आश्रय नहीं होता, घर नहीं होता, और पहनने के लिए कपड़े उसको नहीं मिल पाते, अपनी मेडिसिन नहीं ले पाता, स्वच्छ जल नहीं ले पाता। तो ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं जिसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। जो व्यक्ति इन चीजों को पूरा नहीं कर पाता वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, बिलो पॉवर्टी। और अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका में गरीब निर्धन कौन है? पुअर किसे माना जाता है अमेरिका में बच्चों? जिसके पास कार नहीं है। जिसके पास कार नहीं है उसे क्या माना जाता है? गरीब। जबकि हमारे यहाँ कार रखना अभी भी विलासिता की निशानी है। कार जो रखता है तो हम सोचते हैं हाँ अच्छे घर का होगा। तो हमारे देश में और उस देश में कितना अंतर है? हमारे देश में गरीब कौन है? जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए आश्रय नहीं है, मेडिसिन नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है। बट अमेरिका में गरीब किसे माना जाता है? जिसके पास कार नहीं है। यदि हम ऐसे अंदाजा लगाएं तो हमारे देश में तो ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे, सबके पास तो कार नहीं है। तो कितना अंतर है हम में और उनमें। वो एक विकसित देश है बिल्कुल, और हम अभी उस तरफ बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। वो पूरी तरह से पूर्ण रूप, मतलब ये महाशक्तियां हैं। अमेरिका और रूस तो महाशक्तियां हैं, सारे संसाधन इनके पास है। बट अभी हमें तो बहुत कुछ करना है भारत को, तो कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या में इतने लोग ऐसे हैं, मैंने बताया 26 करोड़ लोग निर्धन है। उनके लिए बेसिक नीड्स की जरूरत को पूरा करना भी एक चुनौती है। सभी चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। तो समझ में आया पॉवर्टी लाइन क्या है? और इसलिए जो राशन कार्ड बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा राशन कार्ड होते हैं सफेद रंग के, जो राशन कार्ड होते हैं, और एक पीले रंग के, दो राशन कार्ड होते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? जो सफेद रंग के राशन कार्ड बनते हैं पॉवर्टी लाइन के बिलो, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, जिनकी बेसिक नीड्स बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती, उनको गेहूं, चावल, चीनी, दाल फ्री मिलता है सरकार की तरफ से। और पीले जो होते हैं वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं, तो उन्हें महीने का राशन दिया जाता है। तो ये दोनों जो सफेद और पीले राशन कार्ड होते हैं, जो राशन लोग लेके आते हैं, सफेद बनते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के, और जो बहुत ज्यादा गरीब है उनके लिए, और ये बनते हैं जो उससे ऊपर आते हैं। मतलब अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर पाते हैं बट वो इतना नहीं कमा पाते। तो ये दोनों हैं, इनको ध्यान रखना। कई बार आता है कि सफेद राशन कार्ड किन के लिए होता है और पीला राशन कार्ड किन के लिए होता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय निर्वाह के लिए हम क्या क्या चीजें देखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, खाद्य आवश्यकता। जब हम निर्धनता का आकलन करते हैं, किस तरह से इस निर्धनता को मापा जाए? पॉवर्टी के क्या मायने हैं, किस तरह से इसको माना जाए कि ये निर्धन है? तो सबसे पहले हम खाद्य आवश्यकता, भोजन, खाद्य आवश्यकता का मतलब फूड, कि उसे भोजन किस तरह से मिल रहा है। फिर हम उसको देखते हैं कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश। कपड़े, ईंधन माने फ्यूल, उसके घर में गैस है या चूल्हा ही जला रहा है वो। प्रकाश मीन्स लाइट, उसके घर में लाइट है कि नहीं, है ना। ये सारी चीजें। एक गरीब आदमी के घर में कई बार बिजली नहीं होती, सिलेंडर नहीं होता, तो वो सब गरीब कहलाते हैं। उसकी शैक्षणिक शिक्षा, उसके यहाँ कितने लोग पढ़े हुए हैं, नहीं है, एजुकेशन, इससे उस जगह उस व्यक्ति की निर्धनता का आकलन होता है। चिकित्सा, मेडिसिन, वो क्या जब वो बीमार होता है क्या उसके पास अच्छी चिकित्सा सुविधा है? तो ये सारी चीजें उस निर्धनता का आकलन करके क्वेश्चन आता है
निर्धनता का आकलन हम किन चीजों से कर सकते हैं। आपको ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, आपको ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं। कौन कौन सी निर्धनता का आकलन हम कैसे कर सकते हैं। निर्धनता का आकलन, निर्धनता का आकलन, जैसे बच्चों हम एक कहते हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट वो है कि उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन है और वो पंक्चुअल है, समय पे स्कूल आता है, उसको और पढ़ाई में भी वो इंटेलिजेंट है। तो हम एक अच्छे बच्चे का, एक जो बच्चा अच्छा है उसका हम आकलन ऐसे करेंगे ना कि वो बच्चा एक तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है। उसको आइडियल स्टूडेंट क्यों माना गया बताइए। तो क्यों माना जाता है किसी भी बच्चे को आइडियल, उसकी कुछ हम उसकी विशेषताएं देखते हैं कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है, हमेशा पंक्चुअल है, कभी लेट नहीं होता, कभी उसका वर्क लेट नहीं होता, डिसिप्लिन में रहता है, कभी भी क्लास में बदतमीजी नहीं करता। तो हम एक आकलन करते हैं कि वो बच्चा इसलिए हमारे लिए आइडियल है। तो निर्धनता का जो हम आकलन करते हैं कि किन किन चीजों से करते हैं हम निर्धनता का आकलन, हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास भोजन की क्या व्यवस्था मैम है, रोटी कपड़ा मकान। कपड़े किस तरह के हैं, जूते, जबकि इसमें आता गरीब लोगों के लिए जूते पहनना भी विलासिता की निशानी है। एक बहुत उनका ख्वाब रहता है कि हम जूते पहने नए। ईंधन, फ्यूल, क्या पता वो सिर्फ लकड़ी बेचारे बीन के लाते हो, उससे ही अपना घर चलाते हो, उनका सिलेंडर ना हो, गैस ना हो, लाइट ना हो, उनकी एजुकेशन उन्हें ना मिल पाती हो, उन्हें मेडिसिन की सुविधा ना मिल पाती हो, जब वो बीमार हो जाते हैं और बीमारी में ही मर जाते हैं। तो इस तरह से निर्धनता का आकलन किया जाता है। तो ये सारी चीजें बच्चों आप लोग लिख लो कि निर्धनता का आकलन हम किन किन चीजों से करते हैं। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, निर्धन है या नहीं है। यदि उसके पास बहुत अच्छा भोजन है, कपड़े भी पहनने को है, ईंधन, उसके घर में सिलेंडर भी है, लाइट भी है, एजुकेशन उसके बच्चे ले रहे हैं, मेडिसिन उसको अच्छी मिल रही है, स्वच्छ जल मिलना है ना, फ्रेश वाटर, तो यदि ये सब है तो वो निर्धनता की श्रेणी में नहीं आएगा। और ये सारी चीजों से वो वंचित है, उसे नहीं मिल पा रही, तो वो किस में आएगा, निर्धनता की श्रेणी में। तो ध्यान रखना निर्धनता का आकलन हम किन चीजों से करते हैं। यदि ये 5 नंबर में आता है तो हमको इनके आगे थोड़ा थोड़ा डिटेल जरूर लिखना पड़ेगा, और कम नंबरों में आता है तो हम पॉइंट्स में भी काम चला सकते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान में, और ये भी चीजें देखी जाती हैं कितने कैलोरी, कि उसको जो भोजन मिल रहा है वो पौष्टिक भी है कि नहीं है ना। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, तेल, चीनी आदि मिलकर इस कैलोरी की पूर्ति करती भी है कि नहीं। उसे भोजन तो मिल रहा है, क्या उसे दालें मिल रही हैं, उसमें क्या फल मिल रहे हैं, दूध मिल रहा है, तेल मिल रहा है, क्या उसकी कैलोरी की आवश्यकता पूरी हो रही है। और जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगी ना, वो हमेशा आते हैं क्वेश्चन, मैं भी आपको बताऊंगी। आयु, लिंग, काम करने की प्रगति के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। आयु, किसी व्यक्ति की आयु कम है तो उसे कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि व्यक्ति ज्यादा उम्र का, ज्यादा काम करता है तो उसको अधिक आवश्यकता पड़ेगी। मेल और फीमेल के हिसाब से भी कैलोरी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। पुरुष लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनती काम करते हैं महिलाओं की अपेक्षा, तो उन्हें ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है और महिलाओं को कम की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन मिलना तो एक बात है, लेकिन उसको कितना पौष्टिक भोजन मिल रहा है, कितनी कैलोरी की उसे आवश्यकता है और जो उसे नहीं मिल पा रही है। तो भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बताई गई और शहरी क्षेत्रों में कितनी बताई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए, ग्रामीण मतलब गांव में, विलेज। और जो हमारे शहर के लोग हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन चाहिए। एक तो क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको बताती हूँ कि शहरों में कितनी कैलोरी प्रति व्यक्ति चाहिए प्रतिदिन में, गांव में कितनी चाहिए। 1 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर ही आते रहते हैं। और जो 3 नंबर में इसमें क्वेश्चन आता है वो हर साल ही आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है जबकि शहरों में कम है। क्योंकि गांव का व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, सारा दिन पसीना बहाता है, उसका काम मेहनती होता है। शहर के लोग ऑफिसों में काम करते हैं, चेयर टेबल पे बैठे रहते हैं, एसी चलता रहता है, होता है कि नहीं। इतना मेहनत का काम होता है क्या शहर में? नहीं होता। लेकिन गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं तो उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक वर्क करते हैं,
हाथों से खेतों में काम करते हैं, हाथों से ही सब काम करते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। आप देखिए, अब घरों में हम लोग भी हैं, पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, हमें मेहनत लगती थी, बट अब हम मशीन से कपड़े धो लेते हैं तो इतनी मेहनत नहीं लगती। पहले बहुत सारे काम ऐसे थे, पीसने का काम, पहले ये नहीं थी मिक्सी वगैरह, ग्राइंडर, तो हम लोग हाथ से पीसते थे, बट अब मशीनें आ गई हैं तो हमें थोड़ी सी एनर्जी, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है। बट गांव में अभी भी लोग हाथ से ही सारे काम करते हैं, तो उन्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है? कैलोरी की। तो आप देखिए, जो हमारे गाँव है या विलेज है, उनमें जो हमारी आवश्यकता है कैलोरी की 2400 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, पर डे, पर व्यक्ति को पड़ती है ना। और शहरों में, जो हमारे शहर है, सिटी है, उनमें 2100 पर डे, पर पर्सन, समझ रहा है? लेकिन क्यों ऐसा है? बराबर क्यों नहीं है गांव में और शहरों में? क्यों इनमें बराबर नहीं है, जबकि व्यक्ति तो एक ही है, बट ये फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। समझ में आया? ये क्या करना है? शारीरिक वर्क, अपने शरीर का काम, शरीर से काम ज्यादा लेते हैं। किससे काम ज्यादा लेते हैं? अपने। बट ये कम काम लेते हैं। ये सारे दिन खेतों में काम करते हैं, पैदल चलते हैं। शहरों में तो कोई पैदल नहीं चलते हैं, रिक्शा कर लिया, मयूरी कर ली, बट ये लोग बहुत दूर तक पैदल भी चलते हैं। और शहर के लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, तो इन्हें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो एक एक नंबर में तो पहले यही क्वेश्चन आते हैं कि गांव में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, शहरों में प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है। और फिर क्वेश्चन आता है कि गांव में अधिक कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है और शहरों में कम क्यों होती है। आप लोग को समझ में आ रहा है सबको? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना। यस मैम। यस तो ये अब आपको ये समझ में आ गई वाला, ओके है मैम। ना? यस मैम। उसका पेज फट रहा है। तो इनके क्वेश्चंस आप लोग अपने आप भी बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। ये खुद भी आपके अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है, आपने समझ लिया। प्रति व्यक्ति कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इन्हें संशोधित किया जाता है। प्रति व्यक्ति क्या, अब हमारे यहाँ कीमतें लगातार बढ़ती रहती है, कोई भी चीज की कीमत कम नहीं हुई है, हमेशा बढ़ती जा रही है। तो व्यक्ति के लिए, निर्धन व्यक्ति के लिए एक वो किया गया है कि इतनी रुपए में ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे मैंने कहा, राशन पे कम दामों में उन्हें चीजें दी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 673 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 816 प्रति माह क्या दिया गया कि प्रति व्यक्ति कम वो दिया जाता है उनको। निर्धन रेखा का निर्धारण जो किया गया कि निर्धन व्यक्ति किस तरह से पता चलेगा कि ये निर्धन, तो उसमें 673 रुपए प्रति माह यदि किसी व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन ये पुरानी किताब है, अब थोड़ा बढ़ गए। किसी पे नई किताब है? चलो मैं बताती हूँ अभी आपको। और शहरी क्षेत्रों में 816 प्रति माह यदि कोई व्यक्ति कमाता है तो वो निर्धन की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अब ये चेंज हो गए हैं, ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें कम दिए। ये कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उक्त राशि निश्चित की गई है। यदि कोई कमाता है तो वो क्या है, निर्धनता की श्रेणी में नहीं आता। शहरी क्षेत्रों में अनेक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। आपको पता है शहरों में महंगी चीजें मिलती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय 3000 रुपए प्रति माह से कम होगी। यदि उसकी आय 3000 रुपए प्रति माह से कम होगी तो निर्धनता रेखा में आएगा। और शहरों में यदि 5000 से कम होगी तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आएगा। क्योंकि शहरों में 5000 में भी कुछ नहीं होता, किराए पे रह रहा है तो 2-2.5 हजार रुपये तो किराया ही दे देगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा, तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 से कम कमाने वाला व्यक्ति भी किसके नीचे आएगा? निर्धनता के रेखा के नीचे। तो ये कुछ उनके वो दिए कि कौन कौन निर्धनता के नीचे आएंगे। हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण होता है। हो सकता है आज उसकी आय 3000 हो, 2 साल में उसकी आय बढ़ गई हो। तो निर्धनता रेखा का हर कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। लिख लो, निर्धनता के आकलन हर 5 वर्ष में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये सर्वेक्षण? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, NSSO पूछा था इस बार। इसका फुल फॉर्म पूछा था NSSO। ये कई बार पूछते हैं
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो निर्धनता का आकलन करता है। ये क्वेश्चन इस बार भी आया था, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है नेशनल मैम एक बार सैंपल वो सर्वे बोलना। ऑर्गेनाइजेशन? ये निर्धनता का आकलन करता है कि हर 2-5 साल में, क्योंकि हर 5 साल में व्यक्ति की वो बदल जाती है, हो सकता है वो जॉब करने लग गया हो, वो निर्धनता रेखा के नीचे ना रहा हो, तो हर 5 साल में निर्धनता का आकलन कौन सी वो संगठन करता है? NSSO, पेज नंबर 32 पे दिया है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। हिंदी में याद नहीं हो पाए तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना इसको। और इसके द्वारा सारे क्या कराए जाते हैं? सर्वेक्षण किए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक है। बट विकासशील देश जो होते हैं हमारे, जितने भी विकासशील देश होते हैं हमारे, अमेरिका वगैरह सब विकासशील देश है, वो क्या करते हैं? उनका यदि वो किया जाता है निर्धनता का आकलन, वो विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक करता है। और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जो इसका मानक तय करते हैं कि निर्धनता के नीचे और ऊपर कौन आएगा। जैसे $1 प्रति व्यक्ति की तुलना समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर है। यदि $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कमाता है तो वहां उसे न्यूनतम माना जाता है अमेरिका में, जबकि हमारे यहाँ तो $78, एक यदि हम $1 खरीदेंगे तो हमें ₹78 देने पड़ेंगे। हमारे पैसे की कीमत कम है। तो ये अलग, हर देश का अलग अलग है। विकासशील देशों का निर्धारण अलग है, विकसित देशों का निर्धारण निर्धनता का अलग है। उनमें विश्व बैंक और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन UNDP करती है। ये आप 10th में पढ़ेंगे विश्व बैंक और UNDP में क्या अंतर है, वो अलग अलग है कि निर्धनता का आकलन वो किस तरह से करते हैं। ये अभी आपका विषय नहीं है, 10th में है आपका, तो वो उसमें करेंगे आप लोग। अभी सिर्फ आपका यह है कि निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, निर्धनता रेखा के कौन कौन आता है, प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, कौन निर्धनता रेखा के नीचे आएगा कौन नहीं। और NSSO जरूर याद कर लेना, ये आया था, उससे अक्सर छोड़ गए थे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो निर्धनता का आकलन करता है, सारे साक्ष्य ये जुटाता है हर 5 साल में। कितने साल में? हर 5 ईयर के अंदर ये अपना क्या करता है? सर्वेक्षण करता है और फिर दोबारा से नई जानकारी लाता है और वो नई जानकारी अपडेट होती रहती है। और भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष, अब ये मैं आपको जो है वो अभी बताते कि निर्धनता अनुपात में कैसे कैसे कमी आई है, कब कब कमी आई है, ये सारी चीजें अभी आपको मैं बताती हूँ। देखिए, अब असुरक्षित समूह के बारे में हमें बताना है। असुरक्षित समूह क्या होते हैं? सामाजिक समूह में असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सामाजिक समूह में सबसे असुरक्षित हैं, जो गरीब हैं और जिन्हें समय पर सुविधाएं नहीं मिल पाती। बट आर्थिक समूह में असुरक्षित लोग कौन है? कृषिहीन किसान है, दिहाड़ी मजदूर है, श्रमिक है। ये क्या है? आर्थिक समूह में असुरक्षित समूह है। बट इसमें यह भी पूछा जाता है शहरों में कौन असुरक्षित है और गाँव में? तो शहरों में जो हमारे मजदूर होते हैं, अनियमित मजदूर। अनियमित मजदूर का मतलब आप समझ सकते हो क्या है? अनियमित मजदूर का मतलब आपको मैं अभी बताती हूँ। ये शहरों में असुरक्षित है, गांव में भूमिहीन किसान असुरक्षित है, श्रमिक असुरक्षित है। अब आप देखिए अनियमित मजदूर, कोई बता सकता है अनियमित मजदूर कौन होते हैं? अनियमित मजदूर का मतलब होता जिनके है जैसे पास नल सही करने वाला, रेगुलर जॉब नहीं जरूरी है कि रोज है। काम मिले, आज काम मिल जो गया। लोग बिजली मौसम सही के करने वाला, अकॉर्डिंग जरूरी मैम नहीं कि जिनको डेली डेली काम काम मिले। नहीं मिलता। मकान बनाने वाला है, 4 दिन बारिश हो गई, मकान का काम बंद हो गया घर बनाने का, तो वो अनियमित मजदूर हो गए। जिनका अपना काम नहीं, रोज का काम नहीं होता, कोई उन्हें महीने की सैलरी नहीं मिलती, रोज काम करते हैं, रोज पैसा मिलता है, तो वो अनियमित मजदूर कहलाते हैं। तो हमारे शहरों में अनियमित मजदूर असुरक्षित होते हैं, ये शहरों में है। ये किसमें बच्चों? शहरों में। ये असुरक्षित समूह है, जिनकी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता, वो असुरक्षित समूह कहलाते हैं। और सामाजिक समूह में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? असुरक्षित समूह के रूप में आते हैं। अब मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चन आप लोग इसके खुद फाइंड आउट करिएगा, और जो जो मैंने बताए हैं मैं सारे आपको बाद में सब कराऊंगी, लेकिन खुद